हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने विजन IAS की पॉलिटी और गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो दिसंबर मंथ की नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, कमिंग टू थिएटर नियर यू, वोटर अवेयरनेस सॉन्ग कर्टसी EC। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपके GS2 के पेपर के पर्सपेक्टिव से भी और आपके GS4 के पर्सपेक्टिव से भी। GS2 का अगर हम बात करें तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मेंस में मिलने वाला है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफंक्ट हो चुकी है, इट नीड्स इट नीड्स एन अर्जेंट ओवरहॉल एंड इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आ सकता है, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या व्हाट हैज बीन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखिए, रिसेंटली बहुत सारी डिबेट्स हैं EVM को लेके, बहुत सारी आप कह सकते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है आम जनता में, बहुत सारे इस तरह के। अभी विजन IAS की मैगजीन की एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी की है दिसंबर मंथ में, तो उसमें भी हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस किया है। और दैट इज देयर, आप जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का आया कि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जब पहली बार 1950 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, तो आप खुद सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की एक बॉडी है जिसने भारत में जब भारत को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा था कि इट इज डूम्ड टू फेल, इट विल फेल, क्योंकि इतनी इलिटरेट पॉपुलेशन, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, वुमेन, सबको फ्रेंचाइज का हक नहीं मिलना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि सबको वोट करने का, वन वोट वन वैल्यू, ये हमारा डिक्टम रहेगा, तो वेस्टर्न जो एनालिस्ट थे, सब ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इनको क्या पता इलिटरेट लोगों को कि वोटिंग कैसे होगी और कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अवेयरनेस जनरेट कर पाएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने किया उनके साथ मिलके। तो इसीलिए सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहाँ से शुरू करेंगे, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे हिलेरी क्लिंटन और बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस कंडक्ट करवाने के मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसी फॉर्जरी या इलेक्टोरल मैनिपुलेशन इस तरह का कुछ भी भारत के केस में नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड एंड वी नो, बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कॉल्यूजन और इस तरह की चीजें जो हम डिस्कस करते रहते हैं। पर ये चीज मैं आपको बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो स्वीप इनिशिएटिव है, आप ये जरूर लिखेंगे, सिस्टमैटिक वोटर्स एडुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 324 इतना कहता है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, पर्टिकुलर कुछ जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस, इन सबके इलेक्शंस बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक एक्ट है वो कहता है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो यहीं तक सीमित नहीं है, जो वोटर अवेयरनेस है उसमें जितना भी अपने लेवल पर हो सके वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम अप विद समथिंग इन दिस एरिया एंड आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप यूट्यूब चैनल खोलें और उस पर एक सॉन्ग उन्होंने आई थिंक 10 दिन भी नहीं हुए हैं अभी रिलीज किया है, मैं भारत हूँ, मुझ में भारत है, इस तरह का एक सॉन्ग है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आप जानते हैं एक बहुत ही मशहूर जो फिल्म मेकर हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अलका याग्निक और बहुत सारे जो बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, उन्होंने अपना योगदान दिया है इस गाने को बनाने में। आई थिंक यू शुड गो and give it a watch, it's a beautiful song। तो ये बेसिकली आपके लिए एक एग्जाम्पल है जो आप लिखेंगे कि कैसे वोटर अवेयरनेस जनरेट किया जा रहा है स्वीप
जो इनका इनिशिएटिव है उसके तहत, ठीक है। तो ये हमने GS2 की बात कर लिया। मैं अगर आपको GS4 के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि जब मैंने शुरुआत में कहा कि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए आप अपने GS4 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लिखते हैं अवेयरनेस शुड बी जनरेटेड, बट हाउ अवेयरनेस शुड बी जनरेटेड, हाउ, कैसे, ये तो सब लिखेंगे अवेयरनेस जनरेट करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन कैसे अवेयरनेस जनरेट करें, तो उसका एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से सॉन्ग्स रिलीज करना इलेक्टोरल अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति किस तरह से उनमें वोटर अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश की है। इस तरह के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि कैसे अगर हम चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए अवेयरनेस जनरेट कीजिए, तो आप सब लिखेंगे अपने GS1 में अगर आ गया तो, लेकिन कैसे, आप उसमें एक एग्जाम्पल लिखिए कि जो TV शोज हैं जैसे बालिका वधू, दे वर्क इन दैट डायरेक्शन, सो दिस इज हाउ यू कम अप विद सच इनोवेटिव एग्जाम्पल्स। अवेयरनेस जनरेशन तो हर कोई लिख देगा, आप गो वन स्टेप अहेड, ओके। तो ये चीज हमें यहाँ से मिलती है। इफ लेट मी चेक अगर यहाँ पे कुछ छूट गया है तो, ऑल्दो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वोटर अवेयरनेस एक्टिविटी सिनेमा हॉल्स। तो दिल्ली के जो सिनेमा हॉल्स है, थर्सडे को उन्होंने देखा कि इलेक्शन कमीशन का ये जो न्यूली लॉन्च्ड सॉन्ग है मैं भारत हूँ मुझ में भारत है, ये मूवी स्क्रीन करने से पहले चलाया गया। अब धीरे धीरे हर UT और हर स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मा दिया गया है कि आप पब्लिसाइज कीजिए सॉन्ग को जितना हो सके, वेरियस मीन्स, वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ऑलराइट। और 12 लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे आप सुनेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपको दिख जाएगा बीच बीच में बहुत सारे सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में गा के। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। द सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ईच वोटर हु टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ देयर नेशनल ड्यूटी एंड कास्ट्स देयर वोट बीटिंग ऑल ऑड्स। आई थिंक वोटिंग, देखिए ये भी एक डिबेट है खैर कि क्या वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। ये इस तरह का एक क्वेश्चन है जो आपके अगर कोई क्वेश्चन वोट से रिलेटेड आया तो उसका एक सब पार्ट भी हो सकता है। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं, पर डेफिनेटली इस पे इतनी अवेयरनेस जनरेट करवानी चाहिए। और जैसे जो अभी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मॉडल आया है वो भी इसी स्टेप में, जब आपको पता है, जब सरकार अपने लेवल पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने लेवल पर इतने एफर्ट्स डाल रही है कि जो माइग्रेंट्स हैं वो भी वोट कर पाएं। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि कोई अगर स्टूडेंट है वो किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करने गए हैं तो इसीलिए वो वोट नहीं डाल पा रहे। बहुत सारे लोग IT सेक्टर में हैं तो बेंगलुरु जॉब्स कर रहे हैं, इसीलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं डाल पा रहे। तो अपने माध्यम पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का प्रोवाइड कर देंगे तो अभी ही हम ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी लोग वोट डालने चाहते हैं, इट वुड गो अप। So I hope you understand that. So maybe not a fundamental duty, but definitely इस तरह के efforts would play their role. In wedding vows of Kerala offers a couple sponsoring orphans. Now I think देखिए ये again GS4 के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दो तरह की चीज़ों के लिए एग्जाम्पल है कि कैसे एक IRS ऑफिसर और एक इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर व्हेन दे गॉट मैरिड, तो एक बहुत ही क्वाइट वेडिंग, बस जैसे मिले, शादी कर ली, बात खत्म, कोई 3-4 दिनों तक चलने वाले फेस्टिविटीज और कॉस्टली वेडिंग्स नहीं, ओके। तो ये उसका इन्होंने आप कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट किया। और साथ ही में कि इन्होंने अपनी शादी करते हुए, देखिए आप बहुत सारी जगहों पे GS4 में एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि आप कैसे सर्व करने का, या फिर अंदर से आप सच में चाहते हैं ना अगर किसी को सर्व करना, उसके लिए कोई बहाना आप ढूंढते हैं, नहीं अभी आई एम स्टडिंग, आई विल बिकम दिस, आई विल स्टार्ट अर्निंग एंड देन आई विल पे बैक टू द सोसाइटी, अभी आई एम डू। तो देखिए ये तो आप हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज रहेगा आपके पास। जो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया ट्री टीचर का, तो ट्री टीचर जो हैं, जो आई थिंक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के एक प्राइमरी टीचर हैं, तो वो भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं, वो पिछले आई थिंक कितने सालों से, 20-25 सालों से वो अपने हर साल में से 1 महीने की जो सैलरी है वो ट्री कल्टिवेशन में डोनेट कर रहे हैं या लगा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स
गिफ्ट करके, फ्रेंड्स को, कलीग्स को। तो वो भी कह सकते हैं प्राइमरी टीचर की तो कितनी सैलरी होती है, एक बार मैं कुछ बहुत बड़ा बन जाऊं, फिर उसके बाद ये बहाने तो हमेशा रहेंगे आपका, कुछ कम्युनिटी के लिए करने के लिए या कुछ सर्व करने के लिए आपको हमेशा लगेगा आपके पास रिसोर्सेज कम है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आपको एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू समथिंग फॉर समबडी ऑन योर पार्ट। ओके, तो ये इस तरह का एक एग्जाम्पल है आपके लिए। तो यहाँ क्या हुआ है, जो इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर हैं शिवम त्यागी एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर आर्या आर नायर, जो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, तो इनकी जो मैरिज वॉज अ सिंपल अफेयर। तो ये चीज़ केरला में दे गॉट मैरिड, और यहाँ पे वही सारी, और जब ये बेसिकली इन्होंने जब शादी की तो दे स्पॉन्सर्ड द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ 20 इनमेट्स ऑफ एन ऑर्फनेज, यानी कि 20 बेसिकली जो बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में हैं उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस को इन्होंने स्पॉन्सर किया, जो इतनी कॉस्टली वेडिंग्स में इतना बेफालतू का। देखिए शादियों में तो खैर आप सबको खुश कर भी नहीं पाते हैं, एनीवेज आप कितना भी पैसा लगा दें तो कोई ना कोई आपकी शादी पे आके कोई रिलेटिव ये कह देगा खाना अच्छा नहीं था, ये वो, चाहे माँ बाप ने कितना पैसा लगाया हो, कितनी मेहनत करके। सो दिस इज ऑफ कोर्स एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे जैसे कि आर्या ने कहा है कि माई डिसीजन वुड एक्चुअली गिव कॉन्फिडेंस टू सेवरल प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स टू से नो टू कॉस्टली वेडिंग्स. Youngsters should show the courage to withstand society's pressure to conduct extravagant मैरिज फंक्शंस. तो एक तो ये एग्जाम्पल है कि 20 बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस को इन्होंने स्पॉन्सर किया, अपने जो पैसा शादी में लगने वाला था उसको बचा के. और साथ ही में एक और एग्जाम्पल के कैसे आप सोसाइटी के प्रेशर पे, हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको बेंड डाउन करना ही है. Paris Club. Now this is I think very important for your prelims. Paris Club पे I think as far as I remember there has been a question in prelims. So and in prelims आप देख सकते हैं बहुत सारे इस तरह के जो international relations वाले question हैं, especially जो organizational based questions हैं, जो organization से related statements आती हैं वो repeat होती हैं. स्टेटमेंट्स भी रिपीट हुई हैं और थीम तो डेफिनेटली रिपीट हुई है कि इस पर्टिकुलर अगर ऑर्गेनाइजेशन से स्टेटमेंट्स आएंगे तो वो दोबारा आएंगी. इकोनॉमी में भी जो आप कुछ एडीबी और इस तरह के जो बैंक्स हैं आते हैं बार बार, हर 2-4 साल बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, तो एनडीबी एडीबी जो बैंक्स हैं, तो इसीलिए पेरिस क्लब पे क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे जो लिखा है वो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मेरे हिसाब से पेरिस क्लब और लंदन क्लब में डिफरेंस आ सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और उसमें सिर्फ 2-3 ही डिफरेंसेस हैं और आपको यही फर्क पता होना चाहिए. आप अपने आप कोई भी स्टेटमेंट आ जाए एलिमिनेट करके आंसर पे रीच कर जाएंगे. दैट आई कैन से विद कॉन्विक्शन. ऑलराइट, तो हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है. तो देखिए, आप जानते हैं ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर श्रीलंका को जो IMF का पैकेज मिलना है $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज, जो ऑफ कोर्स 4 ट्रांचेस में मिलेगा धीरे आने वाले 2-3 सालों में, है ना. तो वो बेसिकली तभी मिलना शुरू होगा, रिलीज होना शुरू होगा जब मैंने आपको बताया था. देखिए अगेन बहुत लोग को मैंने ये बोलते हुए देखा है और आपको भी शायद ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सिर्फ इंडिया, जापान और चाइना को ही फिनेंशियल अश्योरेंस देनी है, रिटर्न अश्योरेंस देनी है IMF को, क्योंकि हम ही केवल बायलेटरल क्रेडिटर्स हैं. तो मैंने आपको तब भी बताया था बायलेटरल क्रेडिटर्स को तो अश्योरेंस देनी ही है, पर साथ में अगर कोई और मल्टीलैटरल क्रेडिटर भी है या कोई ऐसा इनफॉर्मल क्रेडिटर है तो उनको भी सॉर्ट ऑफ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी कि हम अश्योरेंस देते हैं. तो वही यहाँ पे क्या हुआ है, द पेरिस क्लब. व्हाट इज पेरिस क्लब? पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस है. देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे, तो इन्होंने, आई विल टेल यू, इन्होंने बेसिकली फिनेंशियल अश्योरेंस देने की अब डिसाइड कर लिया है कि हम IMF को जो श्रीलंका का डेट है उस पर फिनेंशियल अश्योरेंस देंगे. ओके, So an assurance for the Paris Club from the Paris Club as well as other bilateral creditors is one of the conditions that Sri Lanka has to fulfill for the IMF to begin dispersing a $2.9 billion bailout package to the nation. ओके, तो ये बात हम जानते हैं. अब हम देख लेते हैं पेरिस क्लब है क्या. तो देखिए ये जो क्लब है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है. पहली बात तो फॉर्मल नहीं है, जैसे WHO या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, ये फॉर्मल ग्रुप्स हैं. ओके, फॉर्मल इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स हैं जो डेवलपमेंट में या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से बचाने में हेल्प करते हैं. लेकिन पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है
ठीक है, जिसमें मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज हैं जो लोन्स देती हैं, ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं मोस्टली, सारी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाय चांस क्वेश्चन ये आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ पेरिस क्लब, ओके, तो आपको वहां पे कुछ कुछ याद करने के तरीके मैं अभी बताऊंगी। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, 1956 में बेसिकली पेरिस क्लब की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी, क्योंकि एक पेरिस में एक मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना की अपने जो पब्लिक क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिन सरकारों से उन्होंने बेसिकली लोन लिया हुआ था, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि मैं अभी भर नहीं सकता इस लोन को, प्लीज रीस्ट्रक्चर माय लोन एंड ऑल ऑफ दैट। तो अर्जेंटीना और उसके पब्लिक क्रेडिटर्स के बीच में पेरिस में 1956 में एक मीटिंग हुई थी जिसने बेसिकली ग्राउंड ले किया पेरिस क्लब का। लेकिन आज अगर हम देखें इसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 22 नेशंस। इफ से दिस नंबर पॉप्स अप एज एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के 22 नेशंस हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ इसकी पेरिस क्लब की, देन दैट इज करेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लब का, कि जो डेट रिलीफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। कोई ऐसी कंट्री है जो अपने बायलेटरल लोन्स को पे बैक नहीं कर पा रही है, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आइए पेरिस आइए, टॉक टू ईच अदर, आप किसी सोल्यूशन पे रीच कीजिए, रीस्ट्रक्चर कर लीजिए अपने लोन को, लोन थोड़ा और बाद में पे कर देंगे, इस तरह के कुछ अग्रीमेंट पे रीच कर सकते हैं आप। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म यू प्रोवाइड टू देम, मीटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, ऑल 22 कंट्रीज आर मेंबर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको यूजुअली लगता है या बताया जाता है बहुत सारे प्रीलिम्स पंडित्स द्वारा कि ऑल, एनी, ये हमेशा स्टेटमेंट गलत ही होती हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा, हुआ करता था 2-3 साल से ऐसा नहीं हो रहा, पहले ये भी कहा जाता था, ये तो खैर बिल्कुल ही गलत है। अब बिल्कुल ही यूपीएससी ने इसको खारिज कर दिया है कि साइंस एंड टेक की सारी स्टेटमेंट्स, जो सारे क्वेश्चंस है उसमें डी ही आंसर होता है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट। कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं रहा। अब तो स्पेशली आईआरएमएस की जो बेसिकली सर्विस भी इसमें होगी, तो साइंस के क्वेश्चंस बढ़ने का बहुत बड़ी संभावना है। सो यू शुड बी ऑन योर टोज, पे स्पेसिफिक अटेंशन टू साइंस एंड टेक। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाँ, अगर क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट ये है कि जो 22 के 22 जो देश हैं पेरिस क्लब के, वो सारे OECD के मेंबर्स हैं, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप यूजुअली सोचेंगे कि क्योंकि मैंने बोला है कि वेस्टर्न नेशंस का ही क्लब है और OECD है ना, तो आप ये सोच के, अगर रशिया एक ऑप्शन में लिखा है और रशिया हो सकता है, इसी तरह से तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो रशिया सही आंसर है, क्योंकि रशिया आप यहाँ देख सकते हैं पेरिस क्लब का एक मेंबर है। अब आप कहोगे रशिया है तो यूएस नहीं हो सकता, दोनों तो नफरत करते हैं एक दूसरे से, नहीं, यूएस भी है, ओके, यूके भी है, और ऑफ कोर्स पेरिस है तो फ्रांस तो होगा ही। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल लॉजिकल हो गई। ये यूएस और रशिया आपको याद रखना है, कॉन्फ्लिक्टिंग लेकिन है इस चीज का पार्ट। यूके आपको बेसिकली ये भी आप याद रख सकते हैं, फ्रांस आपको पेरिस से पता चल ही जाएगा, और एक दो आपको देखिए चाइना नहीं है, ये याद रखना है। अगर चाइना होता है ना, चाइना होता तो श्रीलंका की यहाँ पे झंझट ही खत्म हो जाती, क्योंकि जापान इसका पार्ट है, जापान इसका पार्ट है। जापान के बेसिकली पेरिस क्लब ने अगर अश्योरेंस दे दी थी, मतलब जापान ने अश्योरेंस देने की बात कर दी, ठीक है, तो जापान गया, इंडिया ने पहले ही रिटर्न अश्योरेंस दे दी है IMF को। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये कुछ कुछ कंट्रीज तो बहुत आसानी से, आई अगेन रिपीट, यूएस और रशिया है इसका पार्ट, यूके आप याद रख लेंगे, फ्रांस है क्योंकि पेरिस है, ठीक है, और आप जापान याद रखेंगे। जापान तो क्योंकि अब न्यूज ही है तो आपको याद हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इजराइल भी आई थिंक ऑप्शन आ सकता है, इजराइल भी आप याद रखिए, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, Spain, Sweden, Switzerland, UK and US. According to the information on its website since its beginnings, तो पेरिस क्लब की जो वेबसाइट है वो ये कहती है, जब से हमारी शुरुआत हुई है 1956 से, हम ऐसी 478 एग्रीमेंट्स पे रीच कर चुके हैं विद 102 डिफरेंट डेटर कंट्रीज, डेटर यानी कि जो बेसिकली लोन में डूबी हुई होती हैं। ठीक है, Since 1956, the debt created in the framework of Paris Club agreements amounts to $614 billion. तो इतने अमाउंट का बेसिकली आप कुछ सुलह मशवरा करवा चुके हैं। ओके,
हाउ द क्लब वर्क्स, तो देखिए वही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लब काम कैसे करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लंदन क्लब के बारे में बता देना चाहती हूँ। लंदन क्लब, देखिए अभी हमने पेरिस क्लब में क्या देखा कि पेरिस क्लब बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप है पब्लिक क्रेडिटर्स का, सरकारें, यानी कि यहाँ पे जो जापान की सरकार ने या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने लोन दिया हुआ है श्रीलंका को, तो इसीलिए जो एश्योरेंस आ रही है वो पेरिस क्लब के माध्यम से आ रही है। लेकिन जो लंदन क्लब है ये 1956 में आया था। पहला तो पॉइंट आप दोनों का डिफरेंस का ये है कि पेरिस क्लब 1956 में आया था, लेकिन जो लंदन क्लब है वो भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो 1976 में आया था, ठीक है। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जो लंदन क्लब है वो जो प्रभावित या इंस्पायर वो पेरिस क्लब से हुआ था, है ना। तो पेरिस क्लब से इंस्पायर होकर लंदन क्लब आया था, लेकिन ये एक ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं। Okay, so they have come up together on the international stage and they have sort of decided to provide a प्लेटफॉर्म फॉर these kinds of मीटिंग्स, ठीक है। तो दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि वो पब्लिक क्रेडिटर्स का एक ग्रुप है और ये प्राइवेट क्रेडिटर्स का, लंदन क्लब। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे और अगेन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना वाली पहली ऐसी मीटिंग हुई थी, तो इसीलिए, तो वैसे ही लंदन में एक बारी मीटिंग हुई थी, ठीक है। लंदन में एक बारी मीटिंग हुई थी जो ज़ैर एक कंट्री है, ZAIRE, इनकी डेट पेमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो उनके प्राइवेट क्रेडिटर्स यहाँ पे मिले, उन्होंने बातचीत की, तो लंदन क्लब एस्टैब्लिश हो गया। तो ये आई थिंक आपको एक बेसिक डिफरेंस जो पता होना चाहिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं, अ डेटर कंट्री दैट साइंस एन एग्रीमेंट विद इट्स पेरिस क्लब क्रेडिटर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक, हाँ, जैसे अगर सिर्फ पेरिस क्लब पे अगर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके प्रीलिम्स में, तो कुछ स्टेटमेंट्स हम और देख लेते हैं। पेरिस क्लब ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एंड सॉलिडारिटी, इफ दिस इज रिटन। ये इस तरह के जो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट होती है वो सही मार्क कर दिया करो, ऑलमोस्ट सही ही होती हैं। कंसेंसस, सॉलिडारिटी, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ना, यूजुअली सही होने के चांसेस बहुत रहते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में आपको थोड़ा सा ध्यान बरतना पड़ता है, ओके। तो एनी अग्रीमेंट रीच्ड विद द डेटर कंट्री will apply equally to all its Paris Club creditors। तो मतलब जो भी पेरिस क्लब एक अग्रीमेंट साइन करेगा एक डेटर कंट्री, यानी इस जगह श्रीलंका के साथ, तो वो जो बेसिकली अग्रीमेंट है वो पेरिस क्लब के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सब पे अप्लाई होगी इक्वली। डेटर कंट्री दैट साइंस एन एग्रीमेंट, तो वही चीज़ अगर कोई यहाँ पे श्रीलंका कोई भी अग्रीमेंट पेरिस क्लब के साथ यहाँ साइन करती है उनके क्रेडिटर्स के साथ, तो अब वो श्रीलंका बेसिकली किसी भी एक नॉन पेरिस क्लब कमर्शियल या बायलेटरल क्रेडिटर के साथ एक दूसरी अग्रीमेंट इस तरह की साइन नहीं कर सकती जो पेरिस क्लब वाली अग्रीमेंट से लेस फेवरेबल है। तो ये एक आई थिंक अच्छी चीज़ है जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। द पेरिस क्लब कंट्रीज डोमिनेटेड, तो अब देखिए क्या है, पेरिस क्लब कंट्रीज जो है वो लास्ट सेंचुरी अगर हम देखें तो उसमें जितनी भी बायलेटरल लेंडिंग हुआ करती थी वो यूजुअली पेरिस क्लब की कंट्रीज किया करती थी, पर उनकी इंपॉर्टेंस अब रिड्यूस हो गई है पिछले 20 साल से, जब से ये 2000 वाली शुरू हुई है ईयर्स। क्यों? क्योंकि चाइना हैज़ कम अप एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायलेटरल लेंडर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। श्रीलंका केस, तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी चाइना का कुछ अता पता नहीं है, चाइना कह रहा है हम लोन मॉरिटोरियम दे देंगे, यानी ऑल ऑफ दैट विच इज़ इनसफिशिएंट। ऑफ कोर्स चाइना 52% के करीब जो डेट है, बायलेटरल डेट बेसिकली श्रीलंका का, वो चाइना से लिया हुआ है। तो चाइना शुड डू मोर, और जिनको आप बेसिकली हर बार आके यूज़ करके चले जाते हो इंडिया के खिलाफ, कुछ तो उनके प्रति आपको सच्चाई दिखानी पड़ेगी, या सच में आप उनके दोस्त हैं, कुछ तो कीजिए। बट नो, नथिंग। पाकिस्तान नीड्स मोर। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं चीज़ें आई थिंक एक बहुत ही होलिस्टिक आर्टिकल है ये। पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट इंडिया मस्ट लर्न सम लेसन्स फ्रॉम पाकिस्तान कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड श्रीलंकन इकोनॉमिक कोलैप्स। तो इस तरह का बहुत फुल फ्लेज्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो इंडिया ने ना ही कभी इस तरह का डिफ़ॉल्ट किया है, ना ही कभी करेगी इंडिया बहुत ही अलग सिचुएशन में है, स्थिति में है। इनको हमसे लेसन्स लेने चाहिए, ना कि हमें इनसे। खैर, पर फिर भी हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आई सी पीपल सेइंग कुछ भी अब, क्योंकि पाकिस्तान का कोलैप्स देख के ये चीज़ तो मैं भी बहुत बार अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना। कभी भी अपनी पूरी एनर्जी किसी से दुश्मनी में निकाल दो
ताकि आप अपनी डेवलपमेंट पे कभी काम ही ना कर पाओ। तो ये पाकिस्तान उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन जस्ट बिकॉज इंडिया आज हर चीज़ में आगे है तो हम ना ही कंप्लेसेंट हो सकते हैं कि बस अब तो सब कुछ हमारा ही है, और ना ही हम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और किसी और को नीचा दिखा सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बैड थिंग। आई सी यूट्यूब पे जो कमेंट्स होते हैं एंड पीपल टॉकिंग बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंटली, इट्स गुड यू नो कि हम बढ़ रहे हैं, पर हमें और बढ़ना है आगे। सो आई थिंक दैट शुड बी आवर थिंग। ओके, पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है इस समय। किस तरह का एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान किस तरह के एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है कि वहाँ पे मार्केट्स 7:30-8 बजे के बाद नहीं खुल सकती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करनी इतनी, एंड ऑल ऑफ दैट आप जानते हैं। वो कैसे यूएई और सऊदी अरेबिया जो उनके मुस्लिम सॉलिडारिटी, इस्लाम सॉलिडारिटी के नाम पे उनसे मदद मांग रहे हैं, पर यूएई और सऊदी अरेबिया आज किसके दोस्त हैं? भारत के दोस्त हैं। तो ऐसे बहुत एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की हालत क्या है? उनमें इन्फ्लेशन 25% है, और पाकिस्तान का जो रुपी है, अगर 270 पाकिस्तानी रुपी $1 बनाता है तो आप सोचिए कि क्या हाल, किस लेवल पे डेप्रिशिएट हो चुका है। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स इनका केवल $3.5 बिलियन है, विच इज नथिंग, एंड पाकिस्तान इज स्टेयरिंग एट अ लोन डिफॉल्ट। तो जो लोन इन्होंने लिए हुए हैं उसको अब डिफॉल्ट करने की भी, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट तो बात की बात है, वो भी अब ये डिफॉल्ट करने की सोच रहे हैं। इट हैज रिसीव्ड प्लेजेस ऑफ $10 बिलियन फ्रॉम फॉरेन डोनर्स। अब आप ये जानते हैं कि $10 बिलियन के करीब जो इनके फॉरेन डोनर्स हैं उन्होंने इनको हेल्प करने की बात की है। पर ऑफ कोर्स कोई भी तब तक उनको जो भी उन्होंने प्लेज किया है हेल्प नहीं कर सकता जब तक जो IMF का बेल आउट पैकेज है वर्थ $6 बिलियन विच वाज साइंड इन 2019 इट गोज अहेड एंड इट गोज थ्रू। ओके, तो IMF का ये बेल आउट पैकेज बहुत ज़रूरी है। ये इमरान खान जी द्वारा साइन किया गया था, पर ये इट कुडंट टेक मतलब हो ही नहीं पाया इस पे कुछ, क्योंकि फिर आप जानते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल टसल क्या चल रहा है इस समय पे। लेकिन अब आप ये भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ जी ने कहा है कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमें अपनी पूरी इकोनॉमी को ही इस तरह से रीस्ट्रक्चर करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है IMF के इस बेल आउट पैकेज के अलावा। तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट द कंडीशनैलिटीज विच कम अलोंग द बेल आउट पैकेज ऑफ IMF। द IMF हैज इंसिस्टेड, जैसे वही देखिए IMF का जब ये बेल आउट पैकेज आता है जो एक बार हम भी ले चुके हैं, अगर आपको याद हो तो 1990s में जो आप देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब भारत ने अडॉप्ट किया, वो इसीलिए किया क्योंकि कहीं तो देखिए हमारे ऑफ कोर्स हम पे कंडीशनैलिटीज लगाई गई थी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा कीजिए, इंपोर्ट कम कीजिए, सब्सिडीज़ कम कीजिए और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कीजिए। ये तो कुछ तरह की कंडीशनैलिटीज़ होती हैं जो स्ट्रक्चर ही आपकी इकोनॉमी का बेकार है। इंपोर्ट करी जा रहे हैं तो उसको चेंज करना, सब्सिडी दी जा रही है, रेवेन्यू जनरेट, टैक्स ले नहीं रहे, उसको चेंज करना, ये IMF का बेल आउट पैकेज, ये सारी चीज़ें कि आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाए ताकि आप कभी भी इस तरह की स्थिति में दोबारा ना आए। ऑफकोर्स जब भारत के केस में भी कुछ कंडीशनैलिटीज़ तो थी ही, लेकिन सारी जो हमने किया 1991 की जो पॉलिसी आई थी वो सब कुछ सिर्फ IMF के उस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की वजह से नहीं आया था। ऑफ कोर्स जो PV नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या आलूवालिया जी जिन्होंने मतलब उसको ड्राफ्ट किया और उसको लेके आए थे, वो ऑफ कोर्स जनता को तो यही बता रहे थे अब हम क्या कर सकते हैं, IMF ने हम पे कंडीशनैलिटीज लगाई हैं। तो लेकिन ये उनका एक सटल वे था ताकि पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाए, और वो कुछ एलिमेंट्स उनके खुद के थे उसमें। तो पर उन्होंने ऑफ कोर्स ये एक तरीका है जनता को, वरना फिर आप बैकलैश भी तो बड़ी जल्दी मिल जाता है ना, तो दैट वे। तो यहाँ पे द IMF हैज़ इंसिस्टेड, वही IMF ने इनके लिए भी कहा है कि देखिए आपके जो इकोनॉमी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इतने हैं और आपको स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है अब हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। तो बट इवन द लोन पर यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि देखिए जो लोन भी आ जाएगा ना जब इनके पास, ये तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। जब तक आप पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको नहीं सही कर देते। तो क्या है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पाकिस्तान की? कंजम्पशन लेड इम्पोर्ट इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल इज अनसस्टेनेबल। देखिए ये चीज़ मैं शायद भारत के लिए भी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन या कंज्यूमर स्पेंडिंग, खैर हमारे केस में थोड़ा काम कर भी जाता है क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स ही बहुत सारे हैं,
तो पर इनके केस में सिर्फ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप करते नहीं, ये एक ऐसा ग्रोथ मॉडल है जो अनसस्टेनेबल है, कभी ना कभी तो बर्बाद होगा ही, और वही पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है। और साथ ही में जिस लेवल का करप्शन पाकिस्तान में है, एक बार आप जनरल कोई चीफ बन गए, आर्मी में घुस गए, तो आपने अलग ही लेवल के मतलब nonsense completely. It needs $30 billion by the next fiscal year for debt repayment. One of Pakistan's leading economists, तो उन्होंने अकमल हुसैन जी का ये कहना है कि देखिए पाकिस्तान की जो एड डिपेंडेंस है, क्यों है आज हमारी ये स्थिति, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है जो which has been shaped by successive elite-based rent-seeking regimes in Pakistan's history. देखिए पाकिस्तान की जो elite हैं, जो deep state हम कहते हैं, जो वहाँ की military है, उनके जो army generals हैं, वो अलग ही लेवल की ब्राइब्स, रेंट सीकिंग मतलब करप्शन, ब्राइब्स, ये सब बहुत अलग लेवल का वहाँ पे, और टैक्स भरते नहीं वो लोग। ठीक है, तो अभी हम एक डेटा देखेंगे, आपको खुद समझ आएगा कैसे फिर चल पाएगा उनका काम। द जियो पोलिटिकल एडवांटेजेस। अब देखिए पाकिस्तान, ऐसा कहते हैं कि ना कभी कभी, जैसे अब टर्की क्या है, 85% इन्फ्लेशन, इतनी बड़ी इन्फ्लेशन के बाद भी टर्की की वैल्यू बहुत ज़्यादा है जियो पोलिटिकली हम देखें। क्यों है? क्योंकि उसकी जोग्राफी है, जो जहाँ पे वो बसा हुआ है, आधा यूरोप में, आधा एशिया में, आधा यूरोपियन यूनियन में, है ना, यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप तो मैं बोल चुकी थी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक सेंट्रल एशिया उनका ये इस तरफ पड़ता है, तो आप टर्की को एस्केप नहीं कर सकते। टर्की की ज्योग्राफी ऐसी है, इतनी बर्बाद इकोनॉमी होने के बाद भी टर्की हैज इट्स रेलेवेंस एंड एब्सोल्युटली ग्रेट रेलेवेंस, है ना। तो वही इस तरह का कुछ जियो पोलिटिकल एडवांटेज, ज्योग्राफिक एडवांटेज पाकिस्तान के पास भी था, एटलीस्ट कोल्ड वॉर के समय पे। देखिए आज जो आप देखते हैं कि यूएस भारत का दोस्त है, भारत का दोस्त कभी यूएस था ही नहीं, और अभी भी हम बहुत समझदार हैं, जो हमारी प्रेजेंट रजीम है इस चीज़ में बहुत समझदार है, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है कि यूएस किसी का सगा नहीं है, यूएस को बस अपने इंटरेस्ट है। यूएस को चाइना पसंद नहीं है कि वो नंबर 1 ना बन जाए, तो वो यूएस इंडिया को पुश करता रहता है, इंडो पैसिफिक हमें चढ़ा देते हैं बोल के। ऑल्दो वी नो इंडो हमारे लिए तो अच्छा है कह रहा हमें, लेकिन हम इसीलिए, हमें पता है कि हम रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ सकते, बी इट रशिया और एनी अदर कंट्री वी डील विद। तो वही चीज़ बेसिकली कोल्ड वॉर के समय पे यूएस का आप कह सकते हैं दोस्त सबसे बड़ा पाकिस्तान, है ना। क्यों? क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान जहाँ पे स्थित है, अफगानिस्तान पे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अफगानिस्तान में बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन ने एक इन्वेजन किया था, तो अफगानिस्तान के खिलाफ उसका नेबर लड़ेगा, वो पाकिस्तान ने लड़ा, यूएस ने सारी फंडिंग की, मुजाहिदीन तैयार किए, उनको वेपन्स भेजे, फंडिंग भेजी, ताकि अफगानिस्तान में से सोवियत यूनियन को भगाया जा सके। तो फिर वो सारे मुजाहिदीन, आज आप जम्मू कश्मीर में हम अपनी मिलिटेंसी देखते हैं, वही यूएस के ट्रेन किए गए मुजाहिदीन है। खैर, तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि अभी भी जो अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स थी, जो बार बार तालिबान से नेगोशिएशन होनी थी, कौन मीडिएट कर रहा था? यूएस ने तो हमको इनवाइट भी नहीं किया था तालिबान के साथ बातचीत करने में। तो देखिए यूएस किसका सगा है। खैर, तो यूएस ने पाकिस्तान का हमेशा साथ लिया, तो पाकिस्तान को यूज़ करना बस बार बार, इंडिया को भी बार बार सबक सिखाना हो कि आप रशिया से भी दोस्ती रखते हो, हम आप पे काटसा भी नहीं लगाते, तो बार बार इंडिया को भी लेसन सिखाने के लिए यूएस क्या कहता है कि हम पाकिस्तान को F-16 पैकेज दे रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, बस इंडिया को बेसिकली थोड़ा चिढ़ाने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और साथ ही में फिर जब अमेरिका की वॉर ऑन टेरर हुई थी, आपको ये बात याद है, जब उनका 9/11 टेरर अटैक्स के बाद पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा काम आने वाला था उनके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक रेंटियर इकोनॉमी बन गई थी। आई थिंक ये एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, रेंटियर गवर्नमेंट या रेंटियर स्टेट। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सरकार के, एक पर्टिकुलर देश के जो जब रेवेन्यू प्रीडोमिनेंटली अपने जोग्राफी के किसी वैल्यूएबल रिसोर्स को बेच के फॉरेन क्लाइंट्स को वहाँ से आते हैं, जैसे आप जानते हैं सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट अपना सारा रेवेन्यू अपना तेल बेच के पूरे वर्ल्ड को लेके आता है। रेंटियर इकोनॉमी, जब आप अपना कुछ बेच के, अपना जो आप ही का है, आपकी जोग्राफी की वजह से स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, अपने रिसोर्सेज, आपका रेवेन्यू सारा वहाँ से आता है, तो आप वो रेंटियर इकोनॉमी हो जाती है। तो पाकिस्तान की एक रेंटियर इकोनॉमी थी, अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें इस डेफिनेशन को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जहाँ स्थित है, चाहे वो अफगानिस्तान के पास हो, चाहे वो कोल्ड वॉर के टाइम पे इनका यूज़ आना हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जब वहीं पे छुपा है अफगानिस्तान के आसपास,
तो इस तरह से पाकिस्तान भी एक रेंटियर इकोनॉमी थी यूएस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ऑफ कोर्स मतलब हमने थोड़ा उस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है, और बार बार पाकिस्तान क्या करता है, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठा के कभी कभी तो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में खुद ही मैनिपुलेट कर देते हैं। वो चाहते हैं टेरर बना रहे ताकि यूएस बार बार उनकी मदद लेने आए, और यूएस फिर उनको फंड भेजे कि आप मेरा पार्टनर हैं तो आपको हम फंड भेज रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, रिलेटिवली हाई जीडीपी ग्रोथ इन पाकिस्तान इज ओनली बीन अचीव्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब पाकिस्तान ने भी जीडीपी ग्रोथ देखी है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति हमेशा से यही है, पाकिस्तान ने जीडीपी ग्रोथ देखी है रिलेटिवली ज़्यादा तब जब ये मिलिट्री रजीम्स हुआ करते थे, जैसे जनरल अयूब खान 1960s में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तब, क्योंकि बहुत फॉरेन एड आया करता था ना उस समय। देखिए आपको याद रखना है कि मिस्टर नेहरू और जनरल अयूब खान ने बेसिकली पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि शांति भूषण जी अभी रिसेंटली हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97, सो यू मस्ट बी नोइंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके द्वारा लाई गई थी when he used to be the law minister during Morarji Desai's सरकार। ओके, तो you must be knowing certain बहुत important इस तरह की चीज़ें। इट वॉज बेल्ड आउट फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट, और जैसे जनरल जियाउल हक थे बेसिकली उनके समय पे भी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी थी और उन्होंने बेसिकली निकालने में बहुत हेल्प किया। इट बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट सोवियट्स इन अफगानिस्तान इन 1980s, जो मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया। फिर कोल्ड वॉर जब खत्म हो गई तो फिर कोल्ड वॉर के बाद तो उनकी ज्योग्राफी का कोई यूज़ ही नहीं है ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने दोबारा डाउन स्लाइड देखना शुरू कर दिया। फिर दोबारा पिकअप किया जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, जब जनरल मुशर्रफ ने यूएस की जो वॉर ऑन टेररिज्म को ज्वाइन किया, फिर दोबारा एड डिक्लाइन हो गया। तो फिर अब इनकी सरकार जो है और इनकी जो जीडीपी है वो बहुत डाउन स्लाइड देख रही है। अगर हम बात करें 1951 से 2011 के बीच में, तो पाकिस्तान ने रिसीव किया है नियरली $67 बिलियन इन एड फ्रॉम यूएस। तो हुआ ना रेंटियर स्टेट, थोड़ा सा डेफिनेशन मॉडिफाई अगर हम कर दे तो। सिंस 2002 द यूएस हैज प्रोवाइडेड $30 बिलियन इन डायरेक्ट एड टू द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2002 का एक सिग्निफिकेंस क्यों यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि 2001 में आपको पता है कि जो अटैक्स हुए थे यूएस में, उसके बाद यूएस ने आप जानते हैं कोलिजन सपोर्ट फंड एस्टैब्लिश किया था, CSF। तो उसके तहत बेसिकली वो अपने कोलिजन पार्टनर्स को जो उनके वॉर ऑन टेररिज्म में साथ देते थे उनको लॉजिस्टिकल और कॉम्बैट सपोर्ट भेजते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए। तो इसके तहत काफ़ी फंडिंग आई, लेकिन 2008 के बाद से क्या हुआ ना, 2008 के बाद से यूएस की जो असिस्टेंस थी पाकिस्तान को, उसमें एक नेचर में चेंज आ गया उनके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2009 में एक कैरी लुगार बर्मन बिल आया। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, जो स्पेंडिंग हुआ करती थी, जो एड मिलता था पाकिस्तान को, वो सारी बेसिकली सोशल प्रोग्राम्स के लिए मिलने लगी, एडुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, और साथ ही में क्या हुआ, धीरे 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 जो यूएस के खुद के लीडर्स थे और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग, दे बिकेम वोकल इन पॉइंटिंग आउट कि जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, जो जनरल्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, आप देखिए कितने कितने बड़े महल होते हैं उनके, एक पूरी पूरी बिल्डिंगें हैं उनके इतनी बड़ी बड़ी, इस्लामाबाद में या आसपास के रीजन्स में, रावलपिंडी में, और टैक्स उन्होंने भरना नहीं होता, क्योंकि अरे आप कैसे मांग लोगे, कोई कितना बड़ा इंसान आपके यहाँ समोसे खाने आया है तो आप पैसे कैसे मांग लोगे उनसे, इतनी हिम्मत कैसे होगी आपकी। वो नेचर होता है ना, वो बड़े लेवल का नेचर है वहाँ पे बस। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलैरी क्लिंटन हैड सेड, जैसे हिलैरी क्लिंटन ने भी कहा कि देखिए बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए कि हम अपना एड इनको और बढ़ा के दें, क्योंकि जब पाकिस्तान के एलीट टैक्स ही नहीं पे करते तो हम क्यों, मतलब देखिए वही चीज़ ना, इनकी टैक्स टू जीडीपी रेशो ही बहुत कम है, तो टैक्स आ रहा नहीं है, तो कहाँ से इनकी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। मोर रिसेंटली सऊदी फाइनेंस, अब इनफैक्ट जो इनके दोस्त हैं सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि देखिए हम इनको सपोर्ट तभी कर पाएंगे ना जब इनके अंदर से कोई चेंज आना शुरू होगा। देयर शुड बी पाकिस्तान ओन विलिंगनेस टू रीवैम्प इट्स इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। देखिए आई थिंक हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी लाई करती है। पाकिस्तान से खैर उम्मीद कितनी रखी जाए मुझे नहीं पता, पर हम पे भी क्राइसिस आया था एक समय पे और हमने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया, और आज देखिए कि बहुत सारा क्रेडिट आप दे सकते हैं 91 की पॉलिसी को। तो एक क्राइसिस था पर उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया गया। सालों से इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब देखिए उसमें भी आप क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते कि क्लोज क्यों थी। 1950 जब हम आज़ाद हुए 1947 में ही ओपन इकोनॉमी कर देना चाहिए था, ग्लोबलाइजेशन कर देना चाहिए। अरे मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए।
किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले आप खुद सोचिए, हम सबसे बुरे शिकार हुए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने। आप सोचिए कितना डर होगा उस समय के भारतीयों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, आम नागरिकों को, कि फिर दोबारा किसी को अगर हम ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे अलाउ, तो ये फिर हमें आके कोलोनाइज करके चले जाएंगे और हम स्लेव्स बन जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, इतना तो हमें सोचना ही पड़ेगा। फिर ऑफ कोर्स इस तरह के कम से कम 40 साल हमें लग गए 1950s के को अगर मैं कंसिडर करूँ, 90 तक, कि हम इस कॉलोनियल हैंगओवर सॉर्ट ऑफ उससे या डर से निकल पाए। धीरे 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 वो कॉलोनियलिज्म कोई गलत बोलना टैबू आ गया, तो अब सही था सिचुएशन, तो एफडीआई अलाउ कर दी गई। थोड़ा कॉमन सेंसिकल है ये चीज़। ओके, विद द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, अब देखिए वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अब साथ ही में क्या हुआ है, यूएस चला गया अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को लेके, तो पाकिस्तान का कोई यूज़ नहीं बचा यूएस के लिए। फिर और यूएस के लिए पाकिस्तान का यूज़ क्यों नहीं बचा? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अपनी दोस्ती चाइना के साथ बढ़ाई जा रहा है। चाइना उसका राइवल है यूएस का। अब साथ ही में जो सीपेक कॉरिडोर ये बना रहे हैं, है ना, तो अब सीपेक बन तो रहा है लेकिन पता कुछ नहीं है कि क्या है सीपेक का। कोई बहुत ही ओपेसिटी है इसके आसपास, हमें नहीं पता कि कौन से प्रोजेक्ट बनने हैं कौन से नहीं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन्स की जो दी जा रही है, कुछ पब्लिक नहीं किया हुआ इस इन्फॉर्मेशन, तो और इरिटेट करता है वो हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स लोएस्ट, वही चीज़, पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो लोएस्ट है। ओके, तो जब तक इनकी मिलिट्री इकोनॉमी में रिफॉर्म नहीं आते ना, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इनका डिफेंस बजट जब 25% इनके फेडरल बजट का, आपको तो इतना दिमाग, इतना सारा ध्यान सिर्फ भारत से दुश्मनी एंड ऑल ऑफ दैट, अरे असली खाओगे क्या एक टाइम के बाद, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ की जनता शायद मुझे लगता है सोचती होगी कि कब ठीक होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। द वेरियस फाउंडेशंस रन बाय द मिलिट्री हैव अ रेवेन्यू, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी है जो मैं आपको डेटा बता रही थी। बहुत सारी फाउंडेशंस, रेस्टोरेंट्स, कंपनीज वहाँ की मिलिट्री जो रन करती है, उनका रेवेन्यू $26.5 बिलियन से भी ज़्यादा का है, लेकिन वो टैक्स कुछ नहीं पे करते। रेवेन्यू उनके पास जा रहा है, तो आप सोचिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कितनी होगी वहाँ पे, लेकिन वो टैक्स कुछ नहीं पे करना, तो कहाँ से कंट्री इवॉल्व करेगी? ओके, तो ये चीज़ तो इनके लिए जो करना है, इनको पहले तो आप एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करो, आप अट्रैक्ट करो रेमिटेंसेस को, और जनरेट करना शुरू करो टैक्सेस को। अब ये कितना कर पाते हैं वो हमें नहीं पता। ऑलराइट, द AI चैलेंज, नाउ आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है तो वो चैट GPT पे भी एक, अगर कोई क्वेश्चन है GS3 का, उसका एक सब पार्ट चैट GPT पे भी आ सकता है, तो उससे रिलेटेड आपको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 3 से 4 एडिटोरियल्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं चैट GPT पे। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी वी फोर्सी। तो आपको ऑफ कोर्स फिर पता होना चाहिए कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। ओके, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो फिर कुछ फर्स्ट भी होगी, सेकंड भी हुई होगी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आपको पता है 1800 के समय पे हुई थी। तो 1800 के समय पे जब ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तो प्रोडक्शन कैसे की गई थी उस समय पे, किस चीज़ को हार्नेस किया गया था? वाटर और स्टीम को, वाटर और स्टीम की पावर से प्रोडक्शन को मैकेनाइज किया गया था। ये हम फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सेकंड रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? मास प्रोडक्शन हुई थी। कैसे हुई थी? 1900s में, इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस करके। फिर आई थर्ड रेवोल्यूशन। थर्ड रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? हमने प्रोडक्शन को ऑटोमेट करना शुरू किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। तो फिर आप कहेंगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो मिलता जुलता ही है, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स और यही सब कुछ तो हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं। है बिल्कुल, इट बिल्ड्स ऑन द थर्ड रेवोल्यूशन ओनली, बट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो कोर पे लाया करता है वो है डेटा। ठीक है, डेटा, मशीन लर्निंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। डेटा इज डेटा इज द न्यू ऑयल, आप सुनते हैं ना। तो आप ये भी जानते हैं कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म है, इट वाज कॉइंड बाय क्लॉस श्वाब। ये एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। 2016 में इन्होंने बेसिकली इस टर्म को करेंसी दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और ऑफ कोर्स ये चीज़ हम देख चुके हैं कि
चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फोर्थ रेवोल्यूशन के अंदर आएंगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आपको, जब भी आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखें ना, तो उसका कंक्लूजन हमेशा ही लिखें। आई थिंक दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन बोला आपको तो मैंने बोला ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट देयर आर ऑल्सो सम challenges attached with fourth industrial revolution, so you would write all this कहानी and all of that। तो आप एंड में लिखेंगे challenges लिखने के बाद कि ठीक है challenges है, कंक्लूजन ये है मेरा कि फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होगा वो इसका सोल्यूशन लेके आएगा। फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या बोला जाता है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट द्वारा, इट विल बी एक्चुअली आप कह सकते हैं इसको फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेज होंगी इसमें। अभी तो क्या है कि मतलब फॉर प्रॉफिट इन द सेंस यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमनाइज्ड वर्जन होगा। अभी मैंने क्या बोला कि मशीन लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन यहाँ पे हारमोनियस ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन की बात की जाएगी फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एम्प्लॉयज है, चाहे वो कस्टमर्स हैं, सबका ध्यान रखा जाएगा इस फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। क्योंकि जो मिस्टेक्स और जो चैलेंजेस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए हैं उसको वी विल हैव टू अनडू सॉर्ट ऑफ, राइट, कि इस तरह के ग्रेटर सोसाइटल वेलबींग के लिए। तो ऑलवेज गिव अ टिंट ऑफ फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज योर कंक्लूजन, ऑलराइट। सिंस एटलीस्ट 2015 व्हेन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, व्हेन क्लॉज श्वाब पॉपुलराइज्ड द टर्म fourth industrial revolution at that year's World Economic Forum, terms like fourth industrial revolution, artificial intelligence, internet of things, future of work entered the lexicon of politicians, bureaucrats, consultants and policy analysts। तो ये बात आप जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, विद द लॉन्च ऑफ, अब देखिए चैट जीपीटी इज ऑन एवरीबडीज माइंड, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी लेटली। तो आप जानते हैं ओपन एआई लेके आई थी चैट जीपीटी को लास्ट ईयर। ओके, तो इसने बहुत ही फार रीचिंग चेंजेस कर दिए हैं ऑन द नेचर ऑफ वर्क, क्रिएटिविटी, इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए जो हम सोचते थे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको फ्यूचर में जाके हैंडल करेंगे, फ्यूचरिस्टिक है ना ये जो टेक्नोलॉजी, तो फ्यूचर में जब प्रॉब्लम्स आएगी हैंडल कर लेंगे, लेकिन अब तो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है और हमें चैट जीपीटी की कुछ कुछ दिक्कतें भी दिखनी शुरू हो गई हैं, राइट। कैसे बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज में जो असाइनमेंट्स चैट जीपीटी से बनवा के बच्चे ला रहे हैं उसको बैन कर दिया गया है, बैन इन द सेंस वो एक्सेप्ट ही नहीं करते अब टीचर्स। तो बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आप जानते हैं। तो अब चैलेंजेस तो फ्यूचर कहाँ, ये तो बिल्कुल हमें दिख रहा है, तो अभी करना पड़ेगा ना इनको डील इमीडिएटली। द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज बाउंड टू ब्रिंग अबाउट मस्ट बी मेट विद स्विफ्ट एडजस्टमेंट्स इन द ब्रॉडर नेशनल एंड इंटरनेशनल लीगल एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर। द लैग बिटवीन टेक्नोलॉजी, देखिए आपको ये बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक जो ये एडिटोरियल्स हैं वो छोटे ज़रूर होते हैं पर ये यहाँ बड़े बड़े जो एडिटोरियल्स आते हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा क्रिस्प और आई थिंक इम्पैक्टफुल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन और पॉलिसी में जो लैग होता है वो बहुत बुरी चीज़ है। और ये लेसन हमें जो बिग डेटा और सोशल मीडिया, जिस गति पे ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही थी, लेकिन जो सरकारें बड़ी सारी कंट्रीज की वो पॉलिसी तो इवॉल्व नहीं कर रही थी जिस गति से बिग डेटा आ रहा था, सोशल मीडिया आ रहा था। अब देखिए कितनी सारी दिक्कतें अब जाके, जब सोशल मीडिया प्रिवेसी कंसर्न्स लेके आ गया, साइबर बुलिंग लेके आ चुका है, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, अब जाके हम सोच रहे हैं इस तरह की दिक्कतों में भी आए हुए कितने साल हो गए। और इतना आसान तो नहीं है ना पॉलिसी को लाना फिर इम्प्लीमेंट करना है ना ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए हमें इससे एक सीखनी चाहिए, इससे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। वी शुड ब्रिंग अप सम फुल फ्लेज्ड पॉलिसी बोथ एट द नेशनल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल टू डील विद इट। ओके, सैम्पल सम डेवलपमेंट्स ओवर द, ओके, पिछले कुछ दिनों में ये बात देख लीजिए कि क्या हुआ है। कोलंबिया, जज इन कोलंबिया, तो एक कोलंबिया के जज ने अपनी जो चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशन है उसको अपनी रूलिंग में इन्वॉल्व किया। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हम चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग और बाकी प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। गूगल कह रहा है हम अपना एक ऐसा सिमिलर टूल लेके आएंगे। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि कितने सारे कोडिंग भी कर सकता है एंट्री लेवल इंजीनियर्स को रिप्लेस करके चैट जीपीटी, ये सब कुछ आप जानते हैं। ऑल दिस ऑन द हील्स ऑफ कंसर्न्स अबाउट प्लेजरिज्म। और जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज में असाइनमेंट्स लेने बंद क्यों कर दिए हैं, क्योंकि प्लेजराइज्ड है। देखिए ऑल्दो चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटिव एआई मतलब क्या होता है, जो कुछ नॉवल नया आपको क्रिएट करके दे।
समझ रहे हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम ChatGPT, प्लीज कम अप विद स्टोरी जिसमें हिटलर एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, ठीक है, क्या कंपैशनेट है। तो उन्होंने हिटलर के ऊपर पूरी स्टोरी बना के दी। फिर मैंने और स्टोरीज उनसे लिखवाई, तो मुझे पता चला स्टोरी तो हर बारी न्यू है, लेकिन एक सेट पैटर्न है। ये जैसे मैंने एक बारी आई आस्क्ड इट अ क्वेश्चन ऑन शाहरुख खान का ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर बनना, कुछ ऐसा तरह का क्वेश्चन पूछा। तो आई सॉ पैटर्न, तो मुझे पता चला कुछ कुछ तो यहाँ है दिक्कत, इन द सेंस कि बिल्कुल ही नॉवल कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ हमें प्लेजरिज्म वाली चीज़ मुझे लगी। तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यहाँ पे बैन हम देख रहे हैं। और साथ ही में जो सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे बड़ी डिबेट ये है। अब देखिए भारत में ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जब हम लोगों को जब सारे इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो आके रिप्लेस कर लेंगे, अगर वाइट कॉलर जॉब्स की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या होगा भारत का, जिसमें लेबर इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे तो लेबर इंटेंसिव कामों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। तो कई लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आके किसी तरह की जॉब्स को रिप्लेस करेंगी तो कुछ जॉब्स बनेंगी भी, तो अरे कितनी बनेंगी? रिप्लेस बहुत ज़्यादा तादादों में होंगी, लेकिन बनेगा बहुत कम। उसके जो उस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हैंडल करने के लिए जो जॉब्स आएंगी वो बहुत ही कम, और उसके लिए बहुत हाई स्किल चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। द कंसर्न्स अराउंड सोशल मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, वही चीज़ जो लेसन हमने सोशल मीडिया के प्रोलिफरेशन से सीखा 2016 में। आप देखिए कैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मैनिपुलेशन, पुतिन का यहाँ पे हाथ कहा जाता है ट्रंप को जिताने में। मच ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग, और अभी तक हमें आंसर्स नहीं मिले, क्या सच में पुतिन का रोल था, नहीं था, अभी भी क्वेश्चन चल ही रहे हैं। द इशू ऑफ प्रिवेसी एंड रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा प्रिंसिपल्स एंड फिड्यूशरीज, वही चीज़ इंडिया में भी अब प्रिवेसी से देखिए हो तो गए हैं ना पिछले 5-6 साल बहुत ज़्यादा। 2018 में पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी। The common refrain among policymakers around the world has been that policy innovation and regulatory frameworks are almost always playing catch up with technology. The gap must not become a chasm. वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। The AI revolution is likely to have serious implications on labor, education, authenticity of content and its authorship. Anticipating possible futures requires engagement. वही चीज़ हमें opportunities और challenges दोनों को ही देखना पड़ेगा जो ChatGPT के साथ आ रहा है। ओके, रेगुलेशन तो देखिए हम अगर इसको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ लाए तो देखिए रेगुलेशन भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो इनोवेशन को ही ना कर्ब कर दे, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज मैपिंग आउट एंड प्लानिंग फॉर द चेंजेस दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, लेबर कोड्स में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, न्यू कमोडिटीज़ जो आ रही हैं उसमें चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, सच में 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो नैरेटिव है वो फुलफिल हो पाए। हारमोनियस ह्यूमन मशीन लर्निंग, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस हम दोनों के बीच में, डूइंग सो विद अ डिग्री ऑफ सक्सेस वुड मीन इंडियाज। वही चीज़ अगर देखिए खुद सोचिए, इतने सारे हमारे पास जो चाइना के पास पिछले कुछ सालों के लिए था वो आज हमारे पास है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल, डिविडेंड है नहीं, डिविडेंड बनाना पड़ेगा। हमारे पास डेमोग्राफी है यंग, लेकिन वो डिविडेंड प्रॉफिट मेकिंग तब बनेगी जब इनको स्किल, इनकी एजुकेशन में, इनके हेल्थ पे सरकार द्वारा बहुत ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक सपना ना बन के रह जाए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके इनको भी रिप्लेस कर दे। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी और बहुत जल्दी। ये नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता, सब हो सकता है, सबके साथ हो जाता है, इससे पहले कि कुछ ऐसा गलत हो कि हमें सोचना पड़ेगा। देखिए एक और चीज़, एक क्वेश्चन पूछा गया था कल एक कमेंट बॉक्स में कि अगर क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स हैं उन्हें रैशनलाइज कर दिया गया है और 7 लाख तक आपको बेसिकली अब कोई टैक्स नहीं भरना, रिबेट मिल जाएगी ऑन ऑफ दैट, ये सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप शुरुआत के 20 से 25 मिनट देख सकते हैं। तो एक जो हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट ये है, उनका ये कहना था जिन्होंने कमेंट किया कि क्योंकि अब ज़्यादा कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड, लेकिन हम यूजुअली सारा डिजिटली रखते हैं, तो डिजिटली रख रहे हैं तो वो पैसा बेसिकली बैंक्स के पास है, क्योंकि बैंक्स आप ही का तो पैसा दूसरों को लेंड करती हैं, तो बैंक्स वुड हैव मोर मनी टू डू बिजनेस, दे कुड लेंड मोर एंड देन ऑल ऑफ दैट, तो देखिए जी हाँ, हाइपोथेटिकली हो सकता है, क्योंकि हम अब ये हम डिजिटल
एप्स, डिजिटलाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, शायद प्रैक्टिकली भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके प्रीलिम्स में इस तरह का सब्जेक्टिव कोई स्टेटमेंट हो तो नहीं हो सकता। आई विल टेल यू व्हाई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप ये जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद इतना फ्यूरोर पैदा हुआ कि 30 लाख करोड़ के करीब कैश इन सर्कुलेशन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ डेटर हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल लॉजिकल है, आपकी स्टेटमेंट सही है हाइपोथेटिकली या इवन प्रैक्टिकली, लेकिन आपकी आंसर इससे सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार जब ये बजट लेके आई तो बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का जो सबसे, और सरकार का खुद का जो डीमेरिट है बेसिकली अपने न्यू टैक्स रजीम में 7 लाख तक नो टैक्स रखने का, वो यही है जो सारे लोग भी कह रहे हैं कि ये सेविंग्स को आप बेसिकली डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं सेविंग करने को। क्योंकि पहले अगर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भर रहा था, उसके बाद बेसिकली टैक्स डिडक्शन लेनी पड़ती थी, तो टैक्स डिडक्शन लेने के लिए बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ, ये सब वगैरह इन चीज़ों में लोग सेव कर रहे थे, इस तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस बार के बजट का इस चीज़ का यही है कि जो न्यू टैक्स रजीम है उसकी वजह से सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, वो सेविंग्स को डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है। ऑल्दो मुझे पता है कि माइंडफुल सेविंग्स को बढ़ाने के लिए सरकार ये लेके आई है, पर मैं आपको बता रही हूँ स्टेटमेंट क्यों नहीं सही हो सकती। आपने यही कहा था ना कि आई थिंक ये अगर किसी और का भी डाउट है तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि सेविंग ज़्यादा होंगी तो हम बैंक्स में ज़्यादा रखेंगे और बैंक ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, तो ये थोड़ा यहाँ पे काउंटर हो सकता है। तो ऑल्दो स्टेटमेंट इज़ फाइन हाइपोथेटिकली प्रैक्टिकली बट नॉट फॉर योर पेपर। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब हम द हिंदू के आर्टिकल्स देखेंगे। एंथनी ब्लिंकन पोस्टपोन्स चाइना विजिट आफ्टर स्पाई बलून इज डिटेक्टेड ओवर यूएसए। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, वो जाने वाले थे चाइना में अगले हफ्ते। ये पहली ऐसी टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट लेवल की मीटिंग होने वाली थी 2018 के बाद। और आप जानते हैं G20 में जो मीटिंग हुई बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में, उसके बाद ही बेसिकली फिक्स आउट हुआ था कि हमको अपनी दोस्ती को, अब चलिए ठीक है हम कॉपरेट नहीं कर सकते तो हम हेल्दी कंपटीशन रख लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया था दैट एंटनी ब्लिंकन वुड बी गोइंग देयर एंड टॉकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है इनडेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यूएस के ऊपर चाइनीज स्पाई बलून डिटेक्ट किया गया है पिछले कुछ दिनों में। अब देखिए चाइना ने इसको एक्सेप्ट किया है और रिग्रेट भी किया है इस इंसिडेंट को। तो उनका ये कहना है चाइना का कि देखिए ये एक एयरशिप थी, इट्स फ्रॉम चाइना, और ये एक सिविलियन एयरशिप थी, कोई मिलिट्री या स्पाई इस तरह का कोई हमारा इरादा नहीं था। इट वॉज फॉर रिसर्च बेसिस, रिसर्च के लिए थी, मीटियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, है ना, क्लाइमेट, वेदर, इस तरह की चीज़ों के लिए। और बेसिकली वेस्टर्लीज की वजह से अफेक्ट होके, और क्योंकि इसके पास सेल्फ स्टीयरिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत कम है, इस वजह से वो वहाँ चली गई और अपने प्लान्ड कोर्स से डिविएट हो गई बेसिकली। तो इसीलिए वही एक्सप्रेस रिग्रेट, हमें बहुत खेद है, हम तो बड़े एक्साइटेड थे आप यहाँ पे आने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। पर वॉशिंगटन का ये कहना है कि देखिए आप कुछ भी कहें पर हम तो ऑफ कोर्स इससे काफ़ी चिंताजनक लगा हमें, क्योंकि आप पहले आप अलास्का गए, फिर कनाडा, फिर उसके बाद ये अब आप होवरिंग ओवर मोंटाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तालिबान बीट अप ट्यूटर फॉर अपोजिंग बैन। तो देखिए आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन कर दी गई है मतलब अफगानिस्तान के विमेन के लिए। तो वहाँ के प्रोटेस्ट में एक जो टीचर हैं उन्होंने बेसिकली एक ट्यूटर बेसिकली इस्माइल मशाल, उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट दिखाया एक वीडियो के माध्यम से कि और कैसे उन्होंने अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स को फाड़ते हुए टीवी पे बेसिकली ऐसे दिखाया। तो इसके बाद फिर तालिबान ने भी उनको कुछ करके दिखाया, उनको उनको मारा, बीट किया, उनको फिर कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वेरी सैड ऑल्दो। EU pledges support ahead of कीव समिट। तो देखिए आप जानते हैं कीव समिट होल्ड करी जा रही है किसके द्वारा? ऑफ कोर्स यूक्रेन के द्वारा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल अब आप जानते हैं कि होने वाला है February 24 के इन्वेजन को। और साथ ही में यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो गई है, यूरोपियन यूनियन ने, अब आप ये भी जानते हैं पिछले साल जून में यूक्रेन ने EU की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स इसको अभी काफ़ी साल लगेंगे, काफ़ी टीडियस प्रोसेस है ये। लेकिन इन्होंने उसी समय पे बेसिकली इनको कैंडिडेट स्टेटस तो दे दिया था, मीन कैंडिडेट फॉर बिकमिंग एन EU मेंबर, ओके, लास्ट जून में।
तो लेकिन वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि EU ने बोला है वी विल सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे इन द क्वेस्ट फॉर ब्लॉक मेंबरशिप एज टॉप ऑफिशियल्स गैदर्ड इन की फॉर हाईली सिंबॉलिक समिट। तो वही सिंबॉलिक समिट है, सब अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं हर हाल में और हम आपको झुकने नहीं देंगे, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, G20 की मीटिंग्स जो होने वाली हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टूरिज्म आपके लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS1 के लिए। तो यहाँ पे हम अपने जो आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म और रूरल टूरिज्म को एग्जिबिट करेंगे, फॉरेन डेलीगेशंस को, चाहे वो लाडपुरा खास विलेज हो मध्य प्रदेश का, खुनोमा विलेज हो नागालैंड का, बाकी ढोलावीरा जो हमारे लिए एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है उसको हम शोकेस करेंगे। दे आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ रूरल एंड आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म ऑफ इंडिया। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। वी विल बी डिस्कसिंग इट जब हम इसको डिस्कस करेंगे, जब होगा। बेसिकली इंडियन कंपनीज आई ड्रॉप्स लिंक्ड विद 55 एडवर्स इवेंट्स इन US। वाई आर वी डिस्कसिंग इन? पहले गैम्बियन डेथ हुई, फिर उसके बाद हमने यूक्रेन में इस तरह के, उज़्बेकिस्तान में सॉरी, फिर हमने उज़्बेकिस्तान में कुछ इंडियन मेडिसिन और ड्रग्स का देखा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, और फिर अब हम ये देख रहे हैं। अब क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि भारत का एक सपना है फार्मा हब बनने का संसार का। तो अगर हम बनना चाहते हैं और इस तरह की WHO भी बार बार इन चीज़ों को कॉग्निजेंस ले रहा है चीज़ों की, तो हमारे लिए थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम रिलायबल तो रहें एटलीस्ट। अगर कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो चेन्नई बेस्ड ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर हैज़ रिकॉल्ड अपने जितने भी इनके इस कंपनी के आई ड्रॉप्स थे US मार्केट में से, इन्होंने रिकॉल कर लिए हैं, क्योंकि US गवर्नमेंट एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोगों में 55 ऐसे इवेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे आपके आई ड्रॉप की वजह से आई इन्फेक्शन, परमानेंट लॉस ऑफ विजन एंड 1 डेथ ऑल्सो विद अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन देखी गई है। तो ये चीज़ आर्टिफिशियल ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हमारे लिए काफ़ी कंसर्निंग है। पार्लियामेंट इज़ नॉट स्टार। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। थोड़े दिन पहले आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जो जो केशवानंद भारती जजमेंट थी या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार ही तो आपको डायरेक्शन बताता है ना, कहीं पे भी बेसिकली आपको जाना है तो नॉर्थ स्टार है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है। तो जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब से वाइस प्रेसिडेंट की उन्होंने पोस्ट ली है, तब से कुछ ना कुछ ऐसा पार्लियामेंट सॉवरेनिटी इस तरह की बातें उनकी तरफ से सुन रहे हैं। तो उन्होंने अभी भी यही कहा है, ऑल्दो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था इस जगह, ऐसे कोई चीफ जस्टिस को रिप्लाई देते हुए भड़कीला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऑपोजिशन जब मांग कर रही थी कि अडानी के बारे में डिबेट हुआ एंड ऑल ऑफ दैट राज्यसभा में, तो उन्होंने बोला कि देखिए पार्लियामेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट इज द नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी। नॉर्थ स्टार बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्थ स्टार पार्लियामेंट है। तो इसीलिए ये डिस्कशन डेलिब्रेशन इसके लिए बनाया गया है। लोगों की एस्पिरेशन ड्रीम यहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं, तो हमें इस पे डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। रूल्स डेकोरम सबको फॉलो करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 फैमिलीज शिफ्टेड आफ्टर हाउसेज इन JNK विलेज। तो देखिए आप यहाँ पे बस इतना ही है। कल हमने देखा था कैसे मसूरी में भी NGT ने वहाँ पे एक स्टडी ऑर्डर की है कि मसूरी में भी जोशीमठ लाइक सिचुएशन हो सकती है। फिर उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के CM की तरफ से भी, मिस्टर सुक्खू, उनकी तरफ से भी देख रहे हैं कि समथिंग हैज़ टू बी डन एट द नेशनल लेवल अबाउट इट। और फिर हम अब जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे पहले ऐसी तरह की लैंड सब्सिडेंस के केस नहीं आए हैं, चिनाब वैली के पास डोडा डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि 19 फैमिलीज को शिफ्ट किया गया है, जब 21 स्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग्स में, घरों में इस तरह के इतने बड़े बड़ी दरारें देखी। इट इज़ ह्यूज एंड इट इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग। आई थिंक समथिंग हैज़ टू बी डन एट द नेशनल लेवल। ऑल्दो इसको समय लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा भी लग सकता है, स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दैट, पर एक नेशनल लेवल की इंटरवेंशन की ज़रूरत है और एक बहुत फुल फ्लेश स्ट्रैटेजी की। आई थिंक दिस इज़ एन इमरजेंसी। बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल रेजिलियंट सेज RBI अमिड अडानी इम्ब्रोग्लियो। देखिए हम जानते हैं RBI ने सबसे पूछा था सारे इंडियन बैंक से
क्या? हाँ जी, आप बताइए कितना एक्सपोजर है अडानी फर्म्स के साथ, आपका कितना लोन दिया हुआ है आप लोगों ने, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फाइनली हमें ये पता चला है करंट असेसमेंट के माध्यम से कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो रिजीलियंट है, स्टेबल है, इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, सही है। एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, प्रोविजन कवरेज, सब कुछ एकदम गाइडलाइंस के हिसाब से, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस जो आरबीआई इशू करता है उसके हिसाब से ही लैंडिंग हुई है। कुछ बहुत ब्रीच वगैरह भी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो देखिए, एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को बोला है कि आप अपने रिकॉर्ड्स सबमिट कर दो कि आपने किन चीज़ों के बेसिस पे पीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, इतनी सारी जगहों से लिंक्स हटा दिए। तो ये सारी चीज़ें, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये आप जानते हैं। तो फाइनली वही सारे रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। ये केस जब सुना जाएगा तो हम इसको तब डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं रेलवेज का एलोकेशन काफ़ी अच्छा खासा इस साल के बजट में हुआ है। तो ये बस आपके लिए एक एग्जांपल है। GS4 में आप पढ़ते हैं एफिशिएंसी के बारे में, राइट। एफिशिएंसी का एक एग्जांपल है कि रेलवे क्या करने वाला है, अपनी बुकिंग कैपेसिटी को रैंप अप करने वाला है 25,000 से 2.25 लाख टिकट्स अ मिनट। तो आई थिंक ये एफिशिएंसी बढ़ाना है टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से। और आप ऑलरेडी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल भी रेलवेज ने बना दिया है ताकि टिकट गेस करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।